अब अगर फिर से इसमें हम लोगों ने फर्दर ऐड किया अगर NaOH, देन धीरे धीरे ये भी क्या होने लगेगा, पिंक शुरुआत होने लगेगा। तो जब धीरे धीरे हम लोगों ने HCl डाला तो जो पिंक कलर था वो धीरे धीरे फेड होकर, पीरियोडिक टेबल में खास बात ये होता है कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल ऊपर से नीचे जाते हैं टुवर्ड्स डाउन तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो हम लोग बेस में ले लेते हैं CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। इसके बारे में हम लोग, हे बच्चा पार्टी, मुझे पता है कि तुम लोगों की पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रहा है, चीज़ें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे हम लोगों का टॉपिक भी टफ होता जा रहा होगा, हो सकता है डिमोटिवेट भी फील कर रहे होगे, बट ऐसा करना नहीं है ना। यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच केयरफुली, पेशेंस से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और हम चीज़ों को जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जहाँ तक अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस, आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज हाउ, अगेन एक्टिविटी ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर। देखो ये टॉपिक है बहुत सिंपल, लेकिन हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिनको समझना जरूरी रहता है। सब टॉपिक का जो है एक सर्टेन इंटेंट होता है, तो उस इंटेंट को फिगर आउट करना जरूरी रहता है। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम लोग कुछ लेते हैं। एक तो टेस्ट ट्यूब हमारा होगा, एक होगा हमारा टेस्ट ट्यूब, और दूसरा लेंगे हम लोग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मींस ये है हमारा बेस, इसको लेंगे हम लोग 2 ml। सी, हर एक शब्द का मीनिंग होता है तो उसको समझना जरूरी। जैसे कि डाइल्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज अगर मान लो वाटर है, यहाँ पे वाटर है, वाटर की कैपेसिटी है मान लो 10 समथिंग, मान लो एक क्वांटिटी हम कंसीडर कर रहे हैं, 10 की कैपेसिटी है कि HCl एब्जॉर्ब करने के बाद ये सेचुरेट हो जाएगा। यानी कि इसके बाद अगर आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर इसके अंदर डालोगे तो वो फिर एक्सेस होगा, इतना ये कर सकता है। तो इससे कम, मान लो अभी जैसे डाइल्यूट लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, एनी नंबर। तो ये चीज, और यही अगर 10 से ज्यादा होता है NaOH तो फिर यही क्या हो जाता हमारा कंसंट्रेटेड। ओके, सो डाइल्यूट NaOH 2 ml इसमें रख दो। फिर दूसरा चीज हम लोग यूज करेंगे, यानी कि ये इसके अंदर गया, दूसरा चीज हम लोग यूज करेंगे फिनॉल लेफ्थिन। ये हमारा क्या है? इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर कह सकते हो, एसिड बेस इंडिकेटर है। तो एक बात हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये किसी भी तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, तो किसी भी तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, टू ड्रॉप हमने इसको डाल दिया, 2 ड्रॉप हमने इसको डाल दिया 2। अब इसने क्या किया, इसके एंटर होने के बाद जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, सो इट स्टार्ट टू अपीयर्स। अभी जो है कोई इसका खास कलर वगैरह नहीं दिख रहा। जैसे ही हमने फिनाइलएल्फथिलीन डाला तो ऑब्जर्वेशन में हमें पता चला, ऑब्जर्वेशन में ये पिंक कलर का अपीयर करने लगा, पिंक कलर अपीयरेंस। ओके, नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन का मतलब ये कि मेजर फॉर्म
तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत ही माइन्यूट, बस उसको उसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए। जैसे किसी चीज का कलर कैसे दिखता है, कलर दिखने का रीजन ये है कि अगर वो सर्टेन लाइट एब्जॉर्ब करे और रिफ्लेक्ट करे तभी कोई चीजें हमें कलर दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखेगा ना। तो ये फिनाइलएल्फ्थलीन जब ये बेसिक सॉल्यूशन में जाता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये लाइट जो है, लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने लगता है और रिफ्लेक्ट भी करने लगता है। दैट इज द रीजन ये हमें, ये सॉल्यूशन हमें पूरा का पूरा पिंक दिखने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ऐड किया इसके अंदर डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको ऐड किया। इसको ऐड धीरे धीरे किया। ये हमारा जो है बेस था, अब ये एसिड, इसके जाने के बाद जब ये एंटर किया ना इसमें, इसने रिएक्ट करके सॉल्यूशन को धीरे धीरे, सॉल्यूशन बिकेम कलरलेस, सॉल्यूशन बिकेम कलरलेस हो गया। कलरलेस का मतलब ये शो कर रहा है कि ये अब क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक है। और जब ये पिंक अपीयर कर रहा था तो ये सॉल्यूशन क्या था, बेसिक। अब अगर फिर से इसमें हम लोगों ने फर्दर ऐड किया अगर NaOH, देन धीरे धीरे ये भी क्या होने लगेगा, पिंक शुरुआत होने लगेगा। तो जब धीरे धीरे हम लोगों ने HCl डाला तो जो पिंक कलर था वो धीरे धीरे फेड होके फाइनली क्या हो गया, कलरलेस। तो अगर मान लो एक बार के लिए विजुअलाइज नहीं भी कर पा रहे तो इसको समझ लो। बस ये है कि ये थोड़ा आगे के क्लासेस के कंसेप्ट है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो समझा दे रहा हूं। फिनाइलएल्फ्थलीन जो है दो चीज से बना हुआ है, फिनॉल प्लस थैलीन थैलिक एसिड। तो ये एक तरीके का एसिड है जिसके कारण तो ये रिएक्ट करेगा नहीं। ठीक है, ये फिनॉल एक तरीके का ये डाई है, और डाई का काम ही होता है कलर शो करना, है ना। एक ऐसा सब्सटेंस जो कलरफुल है और किसी और भी मटेरियल के ऊपर वो कलर शो करने का काम करता है। ये फिनॉल जो है बेंजीन, आप आगे चल के पढ़ोगे, बेंजीन रिंग बेसिकली जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वो एक तो लीनियर स्ट्रक्चर भी कह लो और कुछ साइक्लिक। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे कार्बन इस तरीके से अगर अरेंज है तो वो जो है बेंजीन रिंग, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब एसिडिक सॉल्यूशन आता है ना, ध्यान से समझना, जब एसिडिक सॉल्यूशन आता है तो अगर आपको पता होगा एसिड में H+ आयन हमारे निकलते हैं। OH सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही ये था कि वो जो है OH आयन निकाले। जब एसिडिक सॉल्यूशन बढ़ जाता है तो ये स्ट्रक्चर जो है प्रोटोनेटेड बोला जाता है उसको। प्रोटोनेटेड का मतलब ये कि इसके अंदर प्रोटोन यानी कि H+ की क्वांटिटी बढ़ गई, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि ये नो लाइट एब्जॉर्ब, मतलब ये ऐसा सिचुएशन हो जाता है नो लाइट एब्जॉर्ब। अब जब ये लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो फिर आपको दिखेगा क्या। और जब ये बेसिक सॉल्यूशन गेन करता है तो ये हो जाता है डीप्रोटोनेटेड, यानी कि ये कम हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है जब वो लाइट एब्जॉर्ब करने लगता है। लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज द रीजन कलर दिखेगा, वो दिखता है पिंक कलर। ठीक है, तो इन केस ये हायर लेवल की चीजें बाद में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि आगे के क्लासेस में इतना हैवी नहीं डिस्कस करूंगा, बस इन सब चीजों को ध्यान में रखो, हर चीज का मीनिंग होता है। तो इस एक्टिविटी में जब ये तो इंडिकेटर हो गया तो इसका तो कोई रोल है नहीं, NaOH के साथ HCl मिला, यानी कि बेस के साथ जब एसिड मिला तो हमें फाइनली क्या मिला, NaCl यानी कि सॉल्ट प्लस H2O वाटर। इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या है? बेसिक सॉल्यूशन, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, टर्न्स इनटू पिंक। एसिड उसके साथ मिक्स किए विद द हेल्प ऑफ फिनाइलएथिलीन टेस्ट से, इंडिकेटर के हेल्प से, वो हमें पिंक अपीयर करता है। और जब हमने एसिड उसमें ऐड किया तो वो धीरे धीरे फेड होके कलरलेस हो जाता है। और ये एक न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके NaCl यानी कि सॉल्ट और H2O बनाता है। तो सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करना का जो आउटकम होता है और इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइज रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस दोनों ही अपने कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ये एक नया सब्सटेंस बनता है। वी कॉल इट नमक। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। तो इस एक्टिविटी में हम लोग समझेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। तो इसके लिए लेंगे क्या हम लोग? मटेरियल्स हमारा क्या रहेगा? एक तो रहेगा डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। तो यहां पे आपको डाइल्यूट का भी मीनिंग क्लियर होगा। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये क्या है? हमारा एसिड है। इसको हम लोग ले लेंगे एक बीकर में, यहां पे बीकर बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या है? HCl। HCl दैट इज एसिड। इसके बाद हम लोग ले रहे हैं दूसरा कॉपर ऑक्साइड CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। अब अगर कॉपर ऑक्साइड के नेचर को आप समझोगे तो ये बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो इसमें अब ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, सर कॉपर ऑक्साइड क्यों लिया? क्योंकि अगर मेटल्स जो है बेसिक नेचर के तो कोई भी मेटल ले सकते हो। तो अगर हम लोग अपना पीरियोडिक टेबल देखें, ये हमारा मान लो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में खास बात ये होता है कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल ऊपर से नीचे जाते हैं टुवर्ड्स डाउन तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मतलब जो भी आपको एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाएंगे वो सारे के सारे मेटेलिक कैरेक्टर उनका बढ़ेगा। और दूसरी बात, जो इधर से इधर की तरफ जाते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, मेटेलिक कैरेक्टर घटने लगता है। कॉपर हमारा यहां पे है, ये हमारा होता है ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि वो मेटल्स जो जिनके पास मेटेलिक कैरेक्टर भी है लेकिन धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर जो है आगे जाके घटेगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हमने इधर के मेटल्स को क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर डाउन आए तो किसी भी हैवी मेटल्स को अगर ले लेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देगा। बट प्रॉब्लम ये है, सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही विगरस रिएक्शन देगा जिसे ऑब्जर्व करना मतलब टफ होगा। और खासकर ये सब क्लासरूम बेस्ड स्टडीज है, इसलिए हमें वो चाहिए जो माइल्ड, बहुत ही हल्का माइल्ड बेस हमारा काम चला दे, बस हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में मदद करे, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। एसिड हम ऑलरेडी जो है हैवी यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द रीजन हम लोग कॉपर ऑक्साइड। और सिर्फ कॉपर क्यों नहीं यूज किया, क्यों ऑक्साइड यूज कर रहे हैं? क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, हमें रिएक्शन भी तो कराना है ना। नेचुरली हमें कॉपर ऑक्साइड बहुत इजी वे से मिल भी जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक नेचर का है। कॉपर
अकेले रिएक्ट करेगा ही नहीं, एकदम स्लो। ये भी रिएक्ट करता है माइल्ड बेस होने के लिए, होने के कारण ये जो स्लो रिएक्शन शो करेगा। ओके, अच्छा इसका कलर जो है अगर देखा जाए कॉपर ऑक्साइड का, तो इसका मैट ब्लैक कलर दिखता है। दैट इज द रीजन इसको ब्लैक पाउडर भी बोला जाता है। तो हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है कि इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया CaO, कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड को ऐड किया, धीरे धीरे ऐड किया। साथ में ऐड करने के बाद एक स्टेयर करने के लिए हमने एक लकड़ी ले लो, चाहे ग्लास का कोई एक स्टेयर ले लो, इसको जो है खोलने लगे। धीरे धीरे ये सॉल्यूशन क्या होने लगा, हम लोग अगर इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्वेशन में ये समझ में आया कि सॉल्यूशन स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे टर्न्स इनटू ब्लू ग्रीन कलर। ब्लू ग्रीन कलर हमें दिखने लगा। ये ब्लू ग्रीन कलर जो है ये इंश्योर करता है, इस बात को शो करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर जो है ये शो कर रहा है, ये एक तरीके से कंफर्मेशन है कि इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर Cl2, CuCl2 इसकी अवेलेबिलिटी है एंड इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्ट। तो अगर मैं इसके रिएक्शन पे फोकस करूं कि कैसे इसका रिएक्शन बनेगा, दैट इज HCl प्लस CuO फॉर्म करेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, ओके 2H, हाँ H2O, ठीक है, Cl2, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। इट मीन्स दैट अ काइंड ऑफ बेस, ये बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहा है। दूसरी बात, ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन का ये इंश्योर कर रहा है कि इसमें CuCl2 दैट इज कॉपर क्लोराइड अ काइंड ऑफ सॉल्ट की अवेलेबिलिटी है आपके सॉल्यूशन के अंदर। सो इन द रिएक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, आउटकम होगा इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ही यही है कि इसके रिजल्ट में एक तो सॉल्ट होगा एंड दूसरा होगा हमारा पानी। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो बताओ, कोई ऐसा पॉइंट। कोशिश करना है, छोटे छोटे शब्द भी हैं, जो शब्द आप इजी वे से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो उसको इसी लेवल पे लेके जाना है कि किसी भी तरीके से हम विजुअलाइज कर सके। ठीक है, बाकी आपके स्कूल में जो भी टेस्ट वगैरह होता है, आप टेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट करो, कंडक्ट करो, बट उसका थियोरेटिकल इमेजिनेशन क्लियर होना चाहिए माइंड में। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला एक्टिविटी हम लोगों का रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। सी, हम लोगों ने मेटलिक ऑक्साइड विद बेस इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड ऑलरेडी अपने में ही क्या है, एक बेस ही था, तो बेस का रिएक्शन कोई मतलब है नहीं है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ये जरूरी है कि क्लियर होना कि ये है क्या चीज। अगेन मैं चलता हूं अपने पीरियोडिक टेबल पर, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। मैंने पीरियोडिक टेबल में एक बेसिक बात डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले ही किया कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में
राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप जाओगे तो आप पाओगे कि एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ऐसे ही समझ लो, एक तो नीचे और एक इधर, तो बाय डिफॉल्ट इधर के जितने भी होंगे हाईली मेटल होंगे, ऐसे ही यहां पे जितने होंगे वो हाईली नॉन मेटल होंगे। एलिमेंट्स यहां पे नॉन मेटल के कैरेक्टर के होंगे। अब जब यही नॉन मेटल कैरेक्टर के एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ बनाएगा, उसी को बोलेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में फोकस करें तो यहां पे हमारे हैं, जैसे यहां पे हमारा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो हम एक नॉन मेटल ऑक्साइड पिक कर लेते हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने के लिए अपने पुराने रिएक्शन को ही पिक करते हैं। तो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड तो मिल गया, इट्स आवर नॉन, ये हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब हमें चाहिए एक बेस, तो हम लोग बेस में ले लेते हैं CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, CaOH के बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरीके का क्या है, बेस। अब हमने क्या किया, CaOH में कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कराया, एक तरीके से समझ लो गैस जो है फ्लो कराया। तो इसका रिएक्शन का आउटकम क्या हुआ, Ca, हमें बस यही कंफर्म करना है ना कि ये रिएक्ट क्या करता है, CaOH प्लस CO2, इसने हमें रिजल्ट दिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस H2O वाटर। अगर हम लोग फिगर आउट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट ये एक तरीके का क्या है, सॉल्ट। ये मुझे क्लियर कट पता है कि ये बेस है, तो मैं ये कह सकता हूं आउटकम में कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये एक तरीके का एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर। अरे मतलब समझो इसको, बात को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसका आउटकम क्या आ रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर जो उसी चीज का आउटकम आता है, जो एक एसिड हो दूसरा बेस हो, तो भाई ये बेस है तो ये बच गया एसिड। तो जितने भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होंगे, ठीक है, मैंने एक चीज ऐड नहीं किया, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, इनर्ट जो है या छोड़ो। तो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे दे आर अ काइंड ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, उनका एसिडिक कैरेक्टर होगा। अगर जब भी वो बेस से रिएक्ट करेंगे, किसी भी तरीके के बेस से वो रिएक्ट करेंगे, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और सॉल्ट और क्या बनाएंगे, पानी ही बनाएंगे। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगेन कंक्लूजन में ये भी आ जाएगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग एसिड से, क्योंकि एसिड का नेचर है इसको, इसलिए हम लोग इसको जो है उसे रिएक्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो खैर इजी वे से आप कर लोगे सारे के सारे। एक जो है डिस्कशन वाला क्वेश्चन है जिसको हमें थोड़ा सा लॉजिकली डिस्कस करना है, ठीक है, उसको समझने के लिए। बाकी सारे क्वेश्चन आप इजी वे से कर लोगे,
इन वर्स्ट सिचुएशन अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर उसमें भी आपको नहीं समझ में आता है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन इन कमेंट, कमेंट में आप लिखोगे, मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड जो है कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। तो मैं इसको जरा सा हटाता हूँ, फिर उस पर डिस्कस करते हैं कि हमारा एक इसी में एक क्वेश्चन है। देखो एसिड बेस का तो समझ में आ गया ना। अब एक क्वेश्चन ये है, ज्यादातर हम लोगों के घर में दही होता है या फिर कोई भी खट्टा आइटम, नींबू हो गया, कोई भी फल हो गया, ऐसा जो खट्टा आइटम। अब हमारे घर के अंदर यूजुअली किस तरीके के बर्तन यूज होते हैं? ज्यादातर जो है या तो वो ब्रास के हैं, ब्रास के बर्तन होते हैं, और कॉपर के भी होते हैं यूटेंसिल्स जो है। अब इसमें बस ये सोचना है कि मान लो हमारा एक पॉट यूटेंसिल है, अब वो ब्रास का है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं दही रखूं, अगर मैं इसके अंदर कर्ड रखूं तो क्या होगा? अगर मैंने इसके अंदर कर्ड रखा तो क्या होगा? अगेन आप इस बात को समझो कि जो ब्रास का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन देखें ना, ब्रास को भी देखेंगे तो ये कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, ठीक है। ये दोनों ही एक तरीके से क्या है? बेस। कर्ड जो है क्योंकि खट्टा होता है, सोर होता है, दैट इज द रीजन इट हैज एसिडिक कैरेक्टर, दैट इज लैक्टिक एसिड। तो ये जिस बर्तन में रखा हुआ है कॉपर या फिर ब्रास में, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक बनेगा सॉल्ट और दूसरा बनेगा वाटर। जैसे मान लो मैं जिंक से करा देता हूं, जैसे जिंक का लैक्टिक एसिड दैट इज C3H6O3, लैक्टिक एसिड से रिएक्ट कराया, बना क्या? ZnC3H5O3। अच्छा, हम लोग ध्यान रखना, हम लोग जो है एसिड का मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एसिड का बेस से नहीं, एसिड का हम लोग किससे कर रहे हैं? मेटल से, ये ध्यान रखना। तो एसिड का जब आपने मेटल से पहले भी जो एक्टिविटी में किया था, ये प्लस इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 और साथ में H2 गैस, यही रिलीज होता था। ये एक तरीके का है सॉल्ट। क्या है ये? सॉल्ट, जिसको बोलते हैं जिंक लैक्टेट, जिंक लैक्टेट सॉल्ट। अब ये सॉल्ट जो है आपके खाने में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। आप इसको जब कंज्यूम करोगे तो ये हेल्थ के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, चांसेस है कि आपको क्या हो जाए? फूड पॉइजन, दिस लीड टू फूड पॉइजन। ऐसे ही अगर कॉपर के साथ है तो कॉपर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ये कॉपर लैक्टेट एसिड सॉल्ट। समझ में आया? तो आई होप कि इस वाले क्वेश्चन को आप कंक्लूजन में अच्छे से लिख सकते हो, जो मैंने समझा दिया। फिर ये भी कि फिर हमें कर्ड को रखना कहाँ चाहिए, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सोच के बताओ, कहाँ कहाँ रख सकते हो कर्ड को। तो कर्ड को जो है कोई ग्लास के यूटेंसिल में रख लो, स्टेनलेस स्टील भी चलेगा, स्टेनलेस स्टील भी चलेगा। इसके अलावा जो हमारा अर्थन पॉट होता है, मटका वटका, अर्थन हो गया, इस जो बाकी चाइनीज जो होता है, तो उन सब चीजों में रख लोगे। बस इस तरीके का मेटल नहीं होना चाहिए, मेटल होने के कारण जो है हाइड्रोजन गैस, तो ये तो चलो छोड़ो, ये नमक थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है हमारे हेल्थ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का नया टॉपिक, ठीक। थैंक यू।